अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। मैं हूं इमरान हसन और ये है अमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपनी सुबह का, अपने दिन का आगाज किए बैठे हैं। हम आपके साथ आ चुके हैं, बिल्कुल साथ रहने वाला है हमारा अगले 2 घंटे के लिए इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि साथ को खूबसूरत बनाए। और चूंकि वीक का पहला दिन है तो ये कहना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होना चाहिए, पॉजिटिवली स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, वीक का आगाज अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अच्छे आगाज के लिए हमें कोरोना से बचना है, क्योंकि आइंदा के आगाज अच्छे उस बात को मेक श्योर करने के लिए कोविड से बचाव के लिए आपने जरूर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और 4th वेव के हवाले से आपको बताएं कि बहुत क्रिटिकल है और इसको बार बार डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, हम सब अपने प्लेटफॉर्म से जहां कहीं मौका मिलता है ये कहते हैं कि एहतियात करें, सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल, और आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि 15 साल के जो बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। उसके लिए उनको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर कुछ स्टैट्स की हम बात कर लें, जो रीसेंट स्टैट्स 13 सितंबर के हैं, उसके अंदर 53,158 टेस्ट किए गए, 2,988 पॉजिटिव केसेस आए, शरह 5.62 रही, 6 से थोड़ी कम हो गई है। और डेथ्स जो हैं वो टोटल पिछले 24 घंटे में वो 67 हुई हैं। बताना इसलिए जरूरी है कि हम अभी स्टिल क्रिटिकल हालत में हैं और इसका वैक्सीनेशन के अलावा कोई हल नहीं है। इस हवाले से बात भी करेंगे। शो में बहुत कुछ है जिस पे आज हमने बात करनी है, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। ईवीएम के मामले पर विफाकी वुज़रा के संगीन इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा, सख्त रद्द अमल मुतवक्के। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, 15 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन आज से शुरू होने का इम्कान। वैक्सीनेशन के लिए बे फॉर्म का इस्तेमाल होगा। वियाना जस्टिशिया अवार्ड अपने नाम करने वाली पाकिस्तानी खातून वकील निदा उस्मान चौधरी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब शमशाल बेमिसाल पर। और कॉमेडी की दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले लेजेंड अदाकार लहरी, उनकी नवीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अब बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर, और सबसे पहले बात करेंगे इसमें भारतीय जारहियत की, जो हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे को आज 770 दिन हो गए। 90 लाख से ज्यादा कश्मीरी इस वक्त भी भारतीय तसल्लुत के अंदर हैं, मैसूर हैं, और वहां भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसी हवाले से अगर गुज़िश्ता रोज हम बात करें तो पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मसाले पर चश्मकुशा हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश कर दिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जियों का तफसील से तज़किरा किया गया। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शेरी मज़ारी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त भारतीय जंगी जराइम हैं उनको नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए बताया कि काबिज फौज तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए 2017 से केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर रही है और इससे 37 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 3,850 खवातीन की इस्मत दरी की गई। 10,000 कश्मीरी नौजवानों को लापता, जबकि 120 कश्मीरी बच्चों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। साथ साथ बात करें पैलेट गन से 1000 तकरीबन नौउम्र कश्मीरियों को नाबीना किया गया, जबकि डोजियर महज कयास आराइयों पर मबनी नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय मुजालिम के 113 हवाला जात हैं, जिसमें 26 हवाला जात इंटरनेशनल मीडिया, 41 भारतीय और 32 हवाला जात बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों के हैं। डोजियर में मकबूजाबादी में कत्ल किए गए कश्मीरी नौजवानों से मुतल्लिक भारतीय अफसरान की ऑडियोज को भी हिस्सा बनाया गया और डोजियर में भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करते हुए आलमी बरादरी को सबूतों के साथ बताया गया कि भारत दाइश की मदद कर रहा है। कश्मीर और राजस्थान में भी दाइश के 5 कैंप चलाए जाने की तफसीलात भी शामिल की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि डोजियर पेश करने का मकसद भारत का नाम निहाद जमहूरी और मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना है। तब दुनिया के दोहरे मयार का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में हकूक के मामले पर तमाशा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इंसानी हकूक के नाम निहाद अलमदार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां और पामालियां देखकर भी
मुकम्मल तौर पर खामोश है। बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यह भारतीय जंगी जराइम से मुतालिक बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद साबिक सिफारतकार एजाज अहमद चौधरी साहब, जो कि इस हवाले से वसी तजर्बा भी रखते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस डोजियर को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं और इसकी क्या अहमियत देखते हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद तनाज़ा कश्मीर को लेकर। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपको। उम्मीद है कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। सबसे पहले आपने यकीनी तौर पर कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और आप चूँकि खुद भी इसी पोर्टफोलियो में काम कर चुके हैं तो आपको मालूम है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मैं चाहता हूं कि कल जो डोजियर रखा गया हमारे सामने उसकी अहमियत पे आप रोशनी डालिए, ये कितना अहम है। ये बहुत अहम है और उसकी वजह ये है कि ये आवाज जरा पहले थोड़ी सी देखो आ रही है। अच्छा जी जी, तो आप मुझे सही तरह सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये तहैया किया है कि हिंदुस्तान का असली चेहरा दिखाया जाए। पहले तो रवादारी में शायद या किसी और वजह से ये तमाम हकायक जो हैं कि चले हमशी हमसायागिरी हो जाए तो उन पर मौजूद तो थे, लेकिन इस तरीके से पेश नहीं किए जाते थे। एक दो बार हुए हैं, अगर पिछले साल नवंबर में भी हुआ है, उससे पहले भी हमने डोजियर्स दिए, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को देते हैं। और मेरा ख्याल में इस दफा ये खुलकर इसलिए बयान करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि हिंदुस्तान के जो मजालिम हैं वो एक जो इंसानी हद होती है उससे पार कर गए जी। और बहुत सारे आपने देखा कि फाशिज्म के हवाले से, नाजीज्म के हवाले से उनके साथ मवाजने किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। तो दुनिया को तो पता चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी वजूहात पे दुनिया उतनी तवज्जो नहीं देती थी हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम के ऊपर, क्योंकि कुछ के तजारती मकासद थे, इक्तसादी मकासद थे, हिंदुस्तान को एक बड़ी जमहूरियत भी समझते थे। लेकिन पिछले चंद सालों से जो हिंदुस्तान का चेहरा खसूसन नरेंद्र मोदी साहब के वजीर आजम बनने के बाद से आया है, वो जरूरी था कि पाकिस्तान उनको दिखाए, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की, बल्कि पाकिस्तान में भी वाया अफगानिस्तान बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की। ठीक हो गया। और उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं और अभी तो मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ज्यादा सबूत तो मौजूद भी हैं और आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मजालिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रास्ता चौधरी साहब, चूंकि जिस तरह से आप कह रहे हो, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे रोजियर रखे गए, इससे पहले भी गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। आपको लगता है कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ओवरऑल एफर्ट्स हैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी और इंटरनेशनल भी पाकिस्तान की, इससे कोई इम्पैक्ट आएगा या कश्मीरियों के जो मसाइब हैं उनमें कुछ कमी वाक़या होगी? हमें तवक्को तो करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मगरिब की दुनिया में एक दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड्स है। जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात होती है वो देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स को सियासी अंदाज से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चीन के खिलाफ वो बड़े शद्दोमत से आते हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर हमें वो चीज नजर नहीं आती है। तो दोहरा म्यार तो हमें नजर आता है। इसी तरह हिंदुस्तान की हुकूमत जो इस वक्त वहाँ पे जिस किस्म की पॉलिसियां इख्तियार कर रही है, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी स्ट्राइकिंग मुझे लगी जी, वो केमिकल वेपन्स के हवाले से था। सही। क्योंकि 1992 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने एक मुआहिदा किया था कि हमारे पास कोई केमिकल वेपन्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना है हमारे पास। तो हिंदुस्तान ने भी कहा कि हमारे पास कोई नहीं है। 1997 में जब बैनुल अक़वामी तंजीम बनी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो हिंदुस्तान जब उसका मेंबर बना तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास केमिकल वेपन हैं। यानी पिछले कई साल से वो झूठ बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने वो बैनुल अक़वामी निगरानी में तल्फ करवाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये झूठ का जो सिलसिला था, अब मैं बड़ा हैरान भी हुआ ये डोजियर में देखकर कि अभी भी उन्होंने कश्मीर में केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं। तो उससे तो साफ नजर आता है, माजी को मैं जब देखता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो कोई भी हद पार कर रहा है। ये जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उनकी ओवररूल कर रहा है। रेप को एज
वार्न के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इस डोजियर के अंदर ये भी मेंशन है और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि मेजर जनरल रैंक के जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहे हैं वॉर क्राइम्स के अंदर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देम एंड देन इट कम्स टू एक सिपाही तक आता है ये मामला। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस पे दुनिया की आंखें नहीं खुलनी चाहिए? क्या अब दुनिया को एक्शन नहीं लेना चाहिए भारत के खिलाफ? लेना तो चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया जो है वो अपने अपने मफादात के हिसाब से चलती है। क्योंकि वो एक बड़ा तजारती शरीक है बहुत सारे मुल्कों का, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये अच्छा किया है, ये डोजियर अच्छा किया है, खुसूसन इस हवाले से कि इसके अंदर जो रेफरेंसेस है वो सारे मुस्तनद हैं, यानी या तो वो बैनुल अक़वामी हैं या हिंदुस्तान के हैं या वो बैनुल अक़वामी बशरी हुकूक की तंजीमों के हवाले से। तो उस वजह से तो ये पाकिस्तान पे नहीं कह सकते, वरना जब भी हम डोजियर देते थे तो ये कहते थे आपने तो प्रोपेगेंडा का डॉक्यूमेंट दिया है। अब इस डॉक्यूमेंट के बारे में तो कोई भी बंदा प्रोपेगेंडे का इल्जाम नहीं लगा सकता। तो ये हमें करते रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी, OIC में अलबत्ता हमारी आवाज मैंने देखा है कि उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। OIC हमेशा, उनका जो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, लेकिन उसको आपने पता है कि हम कई बार पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर के इलाके में लेकर गए हैं, लेकिन उनके वक्त को वो हिंदुस्तान में नहीं ले जाना। अगर इतना ही उनका मामला जो है वो उनके ख्याल में कोई ऐसा नहीं है जैसे पेश किया जा रहा है, तो वो क्यों नहीं जाने देते हैं यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशंस को, OIC के डेलीगेशंस को। अपनी मर्जी के चंद सुफरा को वो लेकर जाते हैं किसी खास जगहों पर, उस पे उनके अपने अंदर बहुत सारे ऐसे वफद हैं, जिस तरह यशवंत सिन्हा लेकर गए थे, दूसरे भी जिन्होंने बाकायदा तनकीद की कि जनाब यहाँ पे हालात वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से उम्मीद तो है कि ये स्ट्रगल जो है कश्मीरियों की, मुझे दुख भी होता है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि सैयद अली गिलानी की उन्होंने तदफीन भी सही तरीके से करने नहीं दी है। तो बहुत ही यानी इस वक्त, और उससे अलावा जो एक और मेरा डोजियर की बहुत अच्छी इन्होंने रुख सामने लाए हैं वो है डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से, यानी पूरे कश्मीर के अंदर जो उसकी मुस्लिम अक्सरियत थी उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इंटरनेशनल ओवरऑल कह रहे हैं कि ये मस्बत डेवलपमेंट। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना तबसरा और तजिया हमारे सामने रखने के लिए अपने तजर्बे की रोशनी में। एजाज चौधरी में ये बता रहे थे कि डोजियर अच्छा है, असर शायद बैनुल अक़वामी दुनिया पे उतना ना हो, लेकिन हमने कोशिश जारी रखनी। बिल्कुल, इसी बात पे हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं इलेक्शन की और इलेक्शन के हवाले से मौजूद तनाज़े की। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से आपको पता है कि मुल्क भर में 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 206 वार्ड्स पर इलेक्शन हुए हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ताहम कराची में PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की जानिब से कुछ कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ ज़रूर देखने में आई हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वफाकी वज़ीर हैं अली जैदी, उनको इलाके से निकालने की भी अहकाम जारी किए गए। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को ओवरऑल पुरअमन करार दिया गया, लेकिन जनरल इलेक्शन में हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इस वक्त गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और अभी तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इस पर जो डेडलॉक है वो भी बरकरार है। लेकिन EVM के मामले पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो तनाज़ा है वो शिद्दत अख्तियार कर गया। EVMs पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के बाद गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात की बौछार की और गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने के इल्जामात भी लगाए गए। कमीशन को आग लगाने की बातें की गई। इलेक्शन कमीशन में ऑपोजिशन से करीबी राबतों का इल्जाम भी लगाया गया। ऑपोजिशन को हेडक्वार्टर्स करार दिया गया और गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन पर खुलकर जो कह लें अदम इत्मीनान का इजहार किया और इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। गवर्नमेंट ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कराने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है, जबकि 15 सितंबर को इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम की अहम मुलाकात भी हो रही है। वफाकी वज़रा के संगीन इल्जामात पर आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का बहुत अहम इजलास देखने में आएगा और देखा जाएगा कि वफाकी वज़रा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का लाए अमल क्या होगा। बिल्कुल, और EVMs का क्या मुस्तकबिल है, इस पर मुख्तलिफ तंजीमें भी अपनी राय दे चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन सैयद मुदस्सिर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया लाइव। उनसे हम जरा पूछते हैं कि उनकी तंजीम और उनका तजर्बा इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई होप कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है। सबसे पहले इस वक्त ये जो बहस चल रही है इस पे आपका जो नेटवर्क है हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस, आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस भी आपने देखे हैं, इत्तफाक राय भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के भी एतराज़ात है, लेकिन गवर्नमेंट बज़िद है कि EVMs आनी है, क्या कहेंगे?
देखिए, हमारी जो पब्लिकेशन है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो प्रिंसिपल एक रहा है पाकिस्तानी सियासत में कि आईनी तरमीमें और जो इलेक्शन लॉ में जब भी तरमीम हुई है तो उस पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया गया है और उसमें सियासी जमातों ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो एक कंसेंसस पैदा करें। उसमें डिसेंटिंग नोट्स आते हैं। 2017 में एक इंतहाई वसी बुनियाद रिफॉर्म्स हुए इलेक्शन लॉ में और उसमें सारी जमातें शामिल थीं। कुछ पार्टियों के डिसेंटिंग नोट्स थे, लेकिन इन जनरल एक कंसेंसस था। और 2017 अक्टूबर में इलेक्शन एक्ट 2017 3 साल की मशावरत के बाद आया और ये वो दिन थे जब पीटीआई की मुसलसल एक ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी चल रही थी, लेकिन सदर साहब भी उस कमेटी का उस वक्त हिस्सा थे। उन्होंने बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते रहे और कंसेंसस हुआ। अब इस वक्त कंसेंसस की कमी है और सियासी जमातों ने एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा कर दी है। सियासत का हुस्न यही है कि सियासी जमातें मुश्किलों से निकालती हैं, डेडलॉक से बचाती हैं। इस सिचुएशन में एक डेडलॉक बन गया है। हमारा ये ख्याल है कि हुकूमत की, क्योंकि ये हुकूमती बिल है और हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस ड्रॉ करने में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेजॉरिटेरियन तरीके से अगर इलेक्शन लॉ पास कराया गया तो उससे इलेक्शन, अगले इलेक्शन जो 2023 में है, उसकी क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन होगी और उसके नताइज पे शायद एक्सेप्टेंस भी ना हो। जो पाकिस्तान में एक जमहूरियत का अमल चल रहा है उसके लिए इंतहाई डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जी ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम जो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत खुलकीद कर रही है इलेक्शन कमीशन पर। इल्जामात के मुतालिक जो आज इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है, आपको लगता है आइन और रूल ऑफ बिजनेस के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वफाकी वज़रा के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? और अगर एक्शन ले सकता है तो क्या मुमकिन लाएअमल होगा इलेक्शन कमीशन का? देखिए, एक्शन की तो गुंजाइश मौजूद है। इलेक्शंस एक्ट में इसी पार्लियामेंट ने एम्पावर किया है इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 10 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होती है और जो गुफ्तगू होती है वो कोर्ट्स में सब उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो पार्लियामेंट्री कमेटी में गुफ्तगू हुई है उस पर तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी के बाहर अगर पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कोई इस तरह की बात समझी जाती है जो इलेक्शन कमीशन समझता है कि कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, तो यकीनन अगर वो चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ताबे है आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो भी उसे कानून प्रोवाइड करेगा उसका ताबे है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो लॉ में समझता है कि उसका मैंडेट जो कि इलेक्शन साफ तरीके से कराना है पूरा नहीं होता तो कुछ और भी कार्रवाई कर सकता है, जो उसे इलेक्शन एक्ट ने एम्पावर किया है, कानून आइन ने भी एम्पावर किया है। लेकिन जब हम इलेक्शन कमीशन को गैर वाज़े कवानीन देते हैं और ईवीएम, जो कि हमारी दूसरी पोजीशन है, जो गैर वाज़े कानून देते हैं जो कि ईवीएम और आई वोटिंग के जो ओवरसीज वोटिंग के मुतालिक है, वो गैर वाज़े कानून है, उसमें लग ये रहा है कि बेशतर फैसले जो कि सियासी जमातों ने करने चाहिए हैं, पार्लियामेंट में करने चाहिए हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स होने चाहिए, वो फैसले इलेक्शन कमीशन पे छोड़े जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है जो सेनेट के इलेक्शन में राइज हो गई थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर रही ओपन बैलेट पे, पार्लियामेंट कानून में चेंज नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन पे फैसला छोड़ा जा रहा है कि वो ओपन बैलेट कराए। इलेक्शन कमीशन कानून फॉलो करेगा, इलेक्शन कमीशन आइन फॉलो करेगा। हमारी जो पब्लिक पोजीशन यही है कि इलेक्शन कमीशन को वाज़े कानून दिए जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उस पे अमल दरामद करे। गैर वाज़े कानून अगर मतलब सर इसमें अब मेनली तीन स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हुकूमत है, ओपोजिशन है और उसको कंडक्ट करवाना अंडर दी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इन तीन में से दो स्टेक होल्डर्स, ऑब्वियसली ओपोजिशन इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन 37 एतराजात लगा चुका है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जी हम जब ईवीएम एक्ट मंजूर कर लेंगे तो फिर हम इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। अब मेरा सवाल यह है कि अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात बाद में इलेक्शन कमीशन के दूर हो भी जाएं तो क्या इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो पाएगा? उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा अगर हुकूमती सियासी जमातें इस पर एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक़ नहीं होती इस कानून को लेकर? देखिए, बहुत सादा सी बात है। जो इलेक्शंस कवानीन में तरमीम या इलेक्शन कवानीन में जो अमेंडमेंट्स होती हैं, हमारे ख्याल में उनकी अहमियत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से हो जाती है, ये मेजॉरिटी से होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इलेक्शन अमेंडमेंट्स भी हमेशा पाकिस्तान में कंसेंसस
से की गई हैं। अब हमारा बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि इलेक्शन लॉ में कोई भी तरमीम मेजॉरिटी वोट से ना की जाए क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। दूसरी बात, अपोजिशन को भी जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी कि वो अपने ईवीएम के टेक्नोलॉजी के दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, पूरी एक यंग जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। उनको शायद ये बात समझ ना आए कि बगैर टेक्निकल रीजंस के अपोजिशन पार्टीज क्यों रिजेक्ट कर रही हैं ईवीएम्स को। इलेक्शन अपोजिशन पार्टीज की जिम्मेदारी है कि रिजेक्ट भी अगर कर रही हैं तो उसके बड़े वाज़ेह टेक्निकल रीजंस उसमें लेके। राइट मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इज़हार किया। वोटिंग मशीन्स के हवाले से बिटवीन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन एंड इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो सूरत हाल बिल्ड हो रही है उस पर हम बात कर रहे थे। आपने तबसरा सुना, इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ अचीवर्स की। हमारे प्रोग्राम में जिक्र होता है और खास तौर पे जो खवातीन अचीवर्स होती हैं, जो हीरोज होती हैं, वो हमारे शो पे डेफिनेटली आती हैं, हमारे शो का हिस्सा होती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी कोपैमा, वंस अगेन एक ऐसी माउंटेनियर मौजूद हैं। कभी कभी सोचता हूँ ये इतनी कोपैमा खवातीन कहाँ थी पहले, जिनका आपने जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिस चोटी को सर किया है उसकी लंबाई है जी, ऊंचाई है उसकी तकरीबन 6008 मीटर और इससे कबल कोई पूरी दुनिया में अब तक इस चोटी को कोई खातून सर नहीं कर पाई। ये चोटी बल्तिस्तान के इलाके में कुराकम रेंज में वाक़ है। इसका नाम है गोडुगुरु और इसको ये सर करने वाली पहली खातून है और ये मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल पीक्स हैं उसके अंदर घिरी हुई है और उसकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये लम्स की तलबा है, सबा अलीम इनका नाम है, जिन्होंने इसको सबमिट किया है और इस हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, सबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहेंगे और बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है। अपनी इस जो कह लें माउंटेनियरिंग है या कोपेमाई है, इसके शौक के हवाले से बताएं, कब से आपको ये शौक हुआ? तो फ्रेशमैन ईयर में मैं लम्स आई थी, सो आई जॉइंड दिस सोसाइटी कॉल्ड लम्स एडवेंचर सोसाइटी और इस सोसाइटी ने मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि मैं इन जगहों पे जाऊं और नई नई जगह एक्सप्लोर करूं। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस सोसाइटी। ओके, तो मम्मी ने ये नहीं कहा कि हमने आपको पढ़ने के लिए भेजा और आप इतने टाइम टेकिंग शौक के अंदर पड़ गई हैं, उससे पढ़ाई आपकी हर्ज होगी, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मतलब माय पेरेंट्स वो बहुत इंकरेज करते हैं कि मतलब विद योर स्टडीज आपको साथ साथ यू नो स्पोर्ट्स या समथिंग फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। सो दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी एंड सपोर्टेड मी एंड आल्सो एनकरेज मी कि मतलब यू नो आप जाओ करो। ठीक हो गया। सबा, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आप इस चोटी पे आपने इसको जब सर किया तो क्या चैलेंजेस थे? ऑब्वियसली इसकी लंबाई भी है लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली एक मुश्किल रास्ता भी होगा उतरने चढ़ने में। उस एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें। तो एक्सपीरियंस जो था वो ओवरऑल तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, बट ऑब्वियसली चैलेंजेस आए थे और स्पेशली मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब हम लोग 100-200 मीटर्स बिलो द समिट थे और हमें रोप क्लाइंबिंग से ऑब्वियसली ऊपर क्लाइंब करना था, तो उस वक्त मतलब स्नोफॉल भी हो रही थी और बार बार हमारा झूमर मतलब रोप से स्लिप होया जा रहा था बिकॉज ऑफ द आइस एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई कि मतलब लिटरली इतनी देर से हम चेक कर रहे थे तो मतलब टांगों में भी मतलब जान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो मतलब जान ही नहीं थी कि आप प्रॉपर्ली क्लाइंब करो और पहुंच सको। पर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब गाइड्स, पोर्टर्स और मतलब सारी जो मेरी टीम थी दे केप्ट ऑन एनकरेजिंग और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया फिर। ठीक है, और कितना वक्त लगा आपको इसको सबमिट करने में? हम लोग रात को 4 AM तक निकले थे कैंप साइट से, अपनी बेस कैंप जो था हमारा, और हम सुबह 1:30 बजे हमने समिट कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट शेयर करे आपको? वैसे तो समिट ही इटसेल्फ बड़ी यादगार होगी क्योंकि आप पहली फीमेल हैं जिन्होंने ये किया है, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट इस सारी जर्नी के अंदर जो आपको अब तक याद हो, जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? The most memorable moment जिसको मैं literally words में भी describe नहीं कर सकती was when I actually मतलब reached the summit। मतलब मैं पहुंची हूँ और बस उस वक्त जो आप emotions feel कर रहे थे, हम सब ने मतलब hug किए और हम सब इतने emotional हुए हुए थे कि मतलब finally we did it। बस हमारा काफी बड़ा ख्वाब था, जो मेरी लम्स एडवेंचर सोसाइटी है काफी ऐसे से हमने कोई माउंटेन पीक नहीं की हुई थी और हमारा था कि इंशाल्लाह इस साल हम करके आए। जी, हम लोगों ने काफी मतलब पास्ट में माउंटेन पासेस किए थे तो पीक को किए हुए टाइम हो गया था। अच्छा, तो फिर हमें था कि मतलब इंशाल्लाह ये हो जाए, तो जब ये हो गया तो सब एंड एवरीथिंग, तो मतलब जो मतलब इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स
but that moment was very memorable Memorable and for you. very wholesome. अच्छा सबा, आपके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ इस सफ़र में आपके साथ ही रहे? और चूंकि आपने जिस तरह से कहा कि जब वहाँ पे पहुँची, ऑब्वियसली वेदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वेदर कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं, और जब आप जा रहे होते हैं तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। ऑब्वियसली जब आपने खुद कहा कि बहुत अरसे से ये चीज़ नहीं की थी, अब फर्दर क्या सोचा है? और उस सफ़र के हवाले से थोड़ा सा अपने साथियों के साथ आपकी जो कोऑर्डिनेशन थी उसको भी बताइएगा। तो मेरे साथ 8 लोग थे. So there were 5 boys and 3 girls, out of which only 5 of us were able to complete it. So लोग इतने थे and सब, but हमारा even the 3 people who could not complete it, they were able to reach till मतलब 5,300 meters, which was a big thing, alhamdulillah. And our next plan for us, for our society basically, is to conquer actually an unclimbed peak. हमारा दिल है कि हम अपनी सोसाइटी के नाम पे एक पीक का नाम रखें, तो हमारा मेन गोल अभी यही है. तो देखते हैं अगर हमें आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो बाय द वे, इस पीक के हवाले से अगर मैं पूछूं कि व्हाई डिड यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर पीक टू समिट, इसकी क्या वजह थी? Basically our initial plan was to go for an unclimbed peak. ओके, सही है, but फिर the guide informed us that during उसकी ट्रैक के लिए मतलब we have to cross a river which in this weather is impossible to cross. So Gondogoro was our second best option. हमें था कि अगर ये नहीं हम कर सकेंगे तो then we'll go for Gondogoro. So क्योंकि वो नहीं हो सका. सही. अच्छा, आपने सबा चूंकि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है स्पोर्ट को, पहले तो आप हम जैसे पढ़ते हैं, आप भी मे भी पढ़ती हो और उतना आपका एक्सपीरियंस ना हो, अब ये करने के बाद आपने कौन से ऐसे चैलेंजेस फील किए जो आपको लगता है कि ग्रॉस रूट से उठने वाला माउंटेनियर या एक खातून अगर करना चाहती है तो उसको फील करना पड़ते होंगे, उनकी रोशनी में आप कुछ सजेस्ट कर पाएं कि कैसे हम इस स्पोर्ट को बेहतर आगे लेके जा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? I feel like इस स्पोर्ट के लिए लॉट ऑफ हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रैकिंग कम्युनिटी है ना, वो हमें पाकिस्तान में इसको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती. और ऑनेस्टली जैसे हम भी बता रहे होते हैं तो पीपल डोंट नो अबाउट इट, उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता. मैंने कुछ अरसे से देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता अप्रिसिएशन मिल रही है लोगों को. बट माई मैसेज टू एवरीवन इज कि मतलब यू शुड इनकरेज एंड सपोर्ट दीज पीपल. और मतलब फॉर दीज एक्सपीडिशंस दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो स्पॉन्सर्स शुड reach out to them, because अगर मतलब they have good sponsorships, मतलब there's so much young talent and they can literally, if they are sponsored and everything, कि मतलब तो उनको literally they can make history for Pakistan. जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच सबा फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपने फर्दर जो प्लान किया है आप उस पर पूरा कर सकें उसको. और सबा के हवाले से सबा कह रही थी कि हमें ग्रास रूट लेवल पे ये ज़रूरत है कि जिस तरह से बहुत सारे नए क्लाइंबर्स हैं या यंगस्टर्स हैं जो इस तरह से माउंटेनियरिंग में आना चाहते हैं, उनको स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए, तभी इस फील्ड के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेस. और अब वक्त हुआ चाहता है एक लेजेंड को याद करने का. कॉमेडी की दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले नामवर अदाकार लहरी साहब का, जिनके मद्दाह आज उनकी नई बरसी मना रहे हैं. 2 जनवरी 1929 को पैदा होने वाले इस अजीम फनकार का असल नाम सफीरुल्लाह था. अदाकार लहरी को उनके मुनफरिद अंदाज की बदौलत बेहद पसंद किया जाता है. व्हाट अ ग्रेट एक्टर. अदाकार लहरी को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, और उनके क्लिप्स हम देख के वाकई अभी भी एंजॉय कर रहे थे. बरजस्ता जुमले और जिस तरीके से वो अदाकारी के जौहर दिखाते थे, क्या बात है. अल्लाह उनको गरीक रहमत करे. हम ऐसे लेजेंड्स की बात करते रहेंगे. इस मौके पे ब्रेक लेनी है हमने. ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद. शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और आज एक नया सिलसिला हमारे प्रोग्राम निकले तेरी तलाश में शुरू हुआ चाहता है, जिसमें हम बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब शमशाल बेमिसाल के हवाले से. क्या है इस किताब में, वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से जानते हैं. शमशाल बेमिसाल का आगाज़ इस नज़्म से होता है. शानदार सूरज तलू हो रहा है, शानदार सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है. एक शानदार दिन का सूरज 5 रंगों में. खुदा करे कुछ न बदले, खुदा करे किस्मत साथ दे, खुदा करे कुछ न बदले, खुदा करे आज हर तरफ शगुफ़े खिलें. खुदा करे कुछ न बदले, खुदा करे
हर तरफ शगुफे खिले। आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। इस दफ़ा हम तार साहब से बात करेंगे उनकी किताब शिमशाल बेमिसाल पे। शिमशाल बेमिसाल एक बड़ी ही बेमिसाल किताब है और बहुत ही खूबसूरत किताब है। और शिमशाल का ये जो सफ़र था ये बहुत ही अपने वक्त का एक बहुत ही मुहिम जोई वाला सफ़र था। उसकी वजह यह है कि अब तो शिमशाल की सड़क बन गई है और शिमशाल तक जीप जाती है, लेकिन तार साहब ने ये सफ़र उस वक्त पैदल किया था। तो ये एक कमाल की किताब थी। शिमशाल जो है शिमशाल बेमिसाल पे बात करेंगे तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल ये है कि शिमशाल बेमिसाल आपने लिखी किताब, लेकिन शिमशाल का जो ख्वाब है ये आपने 1984 में देखा था। 1984 में जब आप पहली दफ़ा हुंजा गए और आपने हुंजा दास्तान किताब लिखी और पस्सू में आपको हुनर बेग ने ये ख्वाब दिखाया था कि यहाँ पे जगह शिमशाल भी है, और आपने उस किताब में लिखा था कि शिमशाल बेमिसाल इतना खूबसूरत नाम मेरे हाथों की लकीरों में होना चाहिए। फिर वो हुआ तो कैसा लगा? दरअसल जिस तरह मैं पहले भी अर्ज किया है कि मैं पहाड़ों के ख्वाब देखने वाला एक शख्स हूँ, और जो नामालूम होता उसकी कशिश होती है एक, जिसको कहते हैं ना कॉल ऑफ द वाइल्ड, कि जंगल से सदा आती जी। तो ये जो अननोन नेम होते हैं, मतलब क्रोम्बर है, मतलब यारकंद है, करतबा है, इसी तरह और शहर हैं और उनकी बाकायदा सदाएँ आती हैं आपको। तो इसी तरह ये जो था हरामोश की भी सदा आई थी। तो शमशाल का जो है, आप देखें ना कि इसका सौती तासर कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, टोटली डिफरेंट। और जब आपको ये बताया जाता है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है और वो एक ऐसी वादी है कि जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है कि वो इश्तियाक पैदा हुआ। और उसके बाद आई एम ग्रेटफुल टू लेट रजब शाह। बहुत बड़े माउंटेनियर थे, K2B उन्होंने किया, मुख्तलिफ चोटियाँ 4-5 उन्होंने की। तो उनसे जो मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने वो मेरे गाइड बने शमशाल के लिए, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पहले किस तरह रजब शाह से मिला। मैं उन दिनों मॉर्निंग ट्रांसमिशन कर रहा था, तो मेरे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम चला, नांगा पर्वत को कुछ 1-2 फौजी एक्सपीडिशन थी, उन्होंने सर किया, तो उन्होंने आके फिल्में वगैरह दिखाई। और उसमें जो मेजर साहब थे जो ऊपर तक पहुँचे, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। तो बातों बातों में मैंने पूछा कि आपके सिवा और कौन था, कहीं कोई और चोटी पे गया? तो उन्होंने कहा जी कि शमशाल एक गांव है, शायद आप नहीं जानते होंगे, बहुत दूर उस्तादा है, और शायद मैं उस वक्त जानता भी नहीं था। वहाँ के एक हाई पोर्टर थे मेरे साथ, रजब शाह, वो भी गए। तो जब प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ तो उसमें मैंने एक बात कही। मैंने ये कहा था कि पहाड़ जो हैं वो हरगिज़ तफरीक नहीं करते कि जो मुझ तक पहुंचा है वो एक बहुत बड़ा अफसर है या एक मामूली पोर्टर है। वहाँ जाके उनके मर्तबे ख़त्म हो जाते हैं और वो बराबर की सतह पे आ जाते हैं। बल्कि आम जो पोर्टर है वो ज़रा बुलंद होता है, क्योंकि उसके इतने मतलब है कि उसके पास इतने ज़राए नहीं होते कि वहाँ तक पहुँच सके। जी। तो मैंने कहा कि ये रजब शाह जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अगर उन तक ये मेरी आवाज़ या पैगाम पहुँच रहा है तो वो बराह करम इस्लामाबाद आएँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो 4-5 दिन गुजरे हैं, तो एक बिल्कुल जिस तरह लकड़ी का बना हुआ सख्त मेहनत का चेहरा, उस चेहरे वाला शख्स आया और कहने लगा जी कि मेरा नाम रजब शाह है और मुझे शमशाल में आपका पैगाम पहुंचा था। चुनाचे रजब शाह के साथ पहली मुलाकात इस तरह हुई। उसके बाद वो शमशाल बेमिसाल में मैंने बाकी तफसील बयान की है कि किस तरह एक टूरिज़म कॉन्फ्रेंस के दौरान, और मैं जा रहा था शमशाल की जानिब और मुझे तलाश थी किसी गाइड की, तो वहाँ रजब शाह से मुलाकात। अच्छा सर, एक्चुअली मेरे जो इस वक्त दिमाग है, ये मेरा जहन है, वो उस नज़्म में इस वक्त भी है जो आपने शुरू में सुनाई थी, वो जो है कि खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे आज किस्मत साथ दे। ये पहाड़ों की जो सख्त ज़िंदगी है, हम इसको उसका इज़हारिया कह सकते हैं। यानी
बहुत ही खूबसूरत ये अदबी चीज़ है। और आप क्या समझते हैं कि ये जो नज़्म है ये बिल्कुल ऐसे है कि मतलब आप जब पहाड़ों में रह रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि कोई लैंडस्लाइड ना आए, कोई तूफान ना आए, कोई कुछ ना हो, खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे कि हर तरफ शगुफे खिले, इस तरह की दुआएं निकलती हैं। ये पहाड़ों की जो सख्त ज़िंदगी है, हम कह सकते हैं कि ये उसका इज़हारी है। वकार उसमें ये है कि मसलन मैमूना मेरी अहलिया जी, वो अक्सर ये दुआ करती है कि या अल्लाह तूने जितनी आसाइशें हमें दे रखी हैं बेशक इससे ज़्यादा ना दे, लेकिन इनको कायम रखना है, इनकी हमें आदत हो चुकी है। इसी तरह पहाड़ों में रहने वाले जो हैं उनके पास जो कुछ भी होता है वो उस पर कनात करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा करे कुछ ना बदले, ये ज़िंदगी इसी तरह अमन अमान के साथ गुजर जाए, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ बदलता रहता है। वहाँ से ऊपर से सैलाब आते रहते हैं, पत्थर आते रहते हैं, दूसरी अमवात होती रहती हैं। जिस तरह रजब शाह का बेटा जो था वो सलाजी तलाश करने पहाड़ों पे गया, वहाँ फिसल गया एंड ही डाइड। तो इस तरह वहाँ बहुत कुछ बदलता रहता है, तो उनकी ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, शिमशाले बेमिसाल में आपका एक पैराग्राफ है, मतलब वो कमाल मंजर कशी है, और वो मैं सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो एक पैराग्राफ बिल्कुल आपको हिला के रख देता है। एक्चुअली आप पस्सू से एंटर हो रहे हैं, यानी पस्सू से जो शिमशाल का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है तो आप वहाँ पे हैं, सुबह का वक्त है, सूरज तलू हो रहा है, और उसकी आपने एक मंजर कशी की है। तवील पैराग्राफ है, मैं सिर्फ 2-3 फिक्रे इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आपने लिखा है कि इस मंजर में एक ऐसा रूहानी सुकून था कि जैसे शायद कायनात की तख्लीक का ये पहला दिन हो और अभी सिर्फ बसारत और हैरत अता हुई हो कि यहाँ गोयाई की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये पस्सू में जब आप अंदर शिमशाल की जानिब जा रहे थे तो आपको वो पैराग्राफ शायद याद हो, बहुत ताकतवर है। उसके पीछे जो इमोशंस हैं, क्या ये उम्र से मुताबिकत रखते हैं, यानी आप नौजवान थे, इमोशंस थे, और ये आप पे एक जिसको कहते हैं कि कल भी वारदात गुजरी, ये इस तरह था, मतलब आपने क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा, यानी उसको सुबह को और ख़ूबसूरत उस मंज़र को देखा, तो इस खूबसूरत जो पैराग्राफ की जो तख्लीक है इसके पीछे हम कह सकते हैं कि उम्र की कार फरमाई है। उसमें एक्चुअली जब आप सफ़र करते हैं अननोन की जानिब तो हर शय आपको हैरत में मुब्तला कर देती, और मेरे ज़हन में कतई तौर पे ये नहीं था कि हम सुबह सवेरे वहाँ से रवाना होंगे और पस्सू के आखिरी डॉट जो एक पहाड़ी के ऊपर एक कमरा था वहाँ तक जीप जाती थी, उससे आगे पैदल चलना होता था। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में सफ़र कैसा है जी। मेरा यही ख्याल था कि जिस तरह शायद कराकोरम है या बाकी सफ़र है, लेकिन वो उस तरह का नहीं था। इर्द गिर्द ह्यूज चट्टानें थी और सूरज तलू हो रहा था, और सूरज की जो जर्दी होती है वो बिल्कुल चट्टानों के ऊपर अभी मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतर रही थी, और रेडिश उनकी सूरज भी रेड, उसकी जो रेडिश टोन होती है, और चट्टानों के भी। तो वो इस तरह मुझे महसूस हुआ जीप में बैठे हुए कि जैसे एक नई दुनिया का आगाज़ हो रहा है, और वाकई वो नई दुनिया थी, वो मैंने तो नहीं देखी हुई थी। चुनांचे कभी मुझे रोज़ रेड सिटी पेट्रा जो जॉर्डन वाला है उसका ख्याल आता था जी। कभी उसको एक गुलाब की तरह वो खिलता चला जाता था। तो वो मंज़र इट वाज फैसिनेटिंग, वो बहुत जादुई मंज़र था सुबह की, क्योंकि वकार जो ये दो मंज़र ज़्यादा फैसिनेट करते हैं लोगों को, मुझे भी करते हैं। एक तुलुए आफ्ताब है और एक ग़रूब आफ्ताब है। आप जहाँ भी जाएँ, मसलन कंबोडिया हम गए तो जो एंकर वॉट है, तो वहाँ उन्होंने कहा जी यहाँ पे तुलुए आफ्ताब ज़रूर देखना है। या जिस तरह पहला मेरा तज़किरा पुरानी बात है कि रात में हम शहर से निकले और एक बुलंदी तक गए तांगे पे बैठ के, और वहाँ से नीचे हिरात फैला हुआ है, और जिस तरह वहाँ से तुलू हो रहा है सूरज, और उसमें मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किरणों के तीर चले आ रहे हैं, यानी एक ख़ास कैफियत हो। इसी तरह ग़ुरूब में होता है। चुनांचे ये जो तलू था इसको किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरा ख्याल किसी ने देखा नहीं था या किसी के ऊपर उस तरह असरअंदाज नहीं हुआ था, और शायद ये कि वो पहली मरतबा सूरज तलू हो रहा था वहाँ। सर बात ये है कि एक अलमिया ये है कि
सियाहों का जो रवैया है वो तब्दील हो गया। मतलब अभी आप जब जाते हैं इन इलाकों में तो आप देखते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो कई दिन 2, 3 या 12, 1 बजे सो के उठते हैं और पूरी रात जागते हैं। तो ये जो वारदात है सुबह वाली, ये अब बहुत कम टूरिस्ट आपको नज़र आता है कि जो तुलुए आफ्ताब के लिए सुबह उठता हो। बात यह है नाजरीन कि जो तार साहब ने जिस जगह की निशानदेही की है, इस पे आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये तजुर्बा ज़रूर कीजिएगा कि सुबह जब सूरज जब तलू हो रहा होता है और जो शिमशाल का दरा है या उस जगह पे, वहाँ पे क्योंकि दरिया बहुत फैला हुआ है तो उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ भी होती है। और बाकी ऑफ कोर्स वो रेडिश चट्टानें और वो जो सूरज तलू हो रहा होता है उसका एक कमाल मंजर है। नाज़रीन, तार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कमाल एक ये सफ़रनामा है शिमशाल बेमिसाल। इस शिमशाल बेमिसाल को ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन सिर्फ शिमशाल बेमिसाल को ही ना पढ़िएगा, शिमशाल बेमिसाल जाइएगा भी ज़रूर। हमारे तार साहब से सवालात का सिलसिला शिमशाल बेमिसाल पे जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट देसी फूड की, जिसमें आज आपको खाना नहीं मिलेगा, सुबह सुबह चाय मिलेगी। और फिलहाल हमें कहाँ की चाय पिला रही है, देखते हैं आज के और भी है, दिखाते हैं जरा। नाजरीन, आज मैं आई हूँ PIA रोड कोयटा टी हाउस में। यहाँ की स्पेशलिटी चाय और लच्छेदार पराठे हैं। और यहाँ की खास बात तो ये है कि यहाँ पर चाय और लच्छेदार पराठे उसी तरह से बनाए जाते हैं जैसे कि कोयटा में, क्योंकि यहाँ के शेफ कोयटा से आए हैं। चलिए आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और ये बनाते कैसे हैं। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने लच्छे वाले पराठे और सिंगापुर राइस और कढ़ाई। ये तो टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ के माशाल्लाह। स्पेशली जो लच्छे वाले पराठे हैं, पराठे सुबह खाने का मज़ा आता है ज़्यादा, तो रात को क्यों खाते हैं? ये इसका टेस्ट ही रहता है, जब मर्जी आप खा रहे हैं। मैं तो यहाँ से लेके आता, सुबह भी खा लेता हूँ, रात को भी खाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है लच्छे वाले पराठे। आपने क्या ऑर्डर किया था? हाँ, मैंने अफ़गानी सॉस बर्गर किया था। उसके अलावा यहाँ पे पराठा और चाय इसकी फ़ेमस है, तो काफ़ी दफ़ा हमने वो भी ट्राई किया, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। चाय और पराठे का टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा टेस्ट। बहुत अच्छा जी। क्या खास बात लगती है उसमें चाय और पराठे में? बहुत क्रिस्पी सा होता है और मतलब घर जैसी फीलिंग आती है, जैसे घर से हमें मिलता है उस तरह का। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो आप यहाँ आती हैं खाने के लिए? सिर्फ इसका टेस्ट जो है वो हमें मुझे लगता नहीं है कि वो किसी और जगह पर इतना अच्छा मिलेगा। और जो प्राइसेस हैं वो भी रीज़नेबल है कि हम स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर लें उसको इजीली। आपने क्या ऑर्डर किया था? यहाँ पे हम लोगों ने राइस ऑर्डर किए थे और चिकन कढ़ाई और लच्छे वाले पराठे। अच्छा, तो क्या खास बात लगी आपको यहाँ की? फैमिली एनवायरनमेंट है, इसके अलावा प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, तो फिर और काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है, तो इस लिहाज से अच्छा है। तो जो पराठे आपने ऑर्डर करवाए हैं, आपने रात के टाइम पराठे खाए हैं? पराठे तो बंदा दिन में खाता है, नाश्ते में खाता है, उसमें मज़ा आता है। पराठे और चाय यहाँ की बहुत टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कोई टाइम नहीं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की ऑनर समन इदरीस साहिबा। आप मुझे ये बताएं, आपने MBA भी किया हुआ है, आप फार्मासिस्ट भी रह चुकी हैं, तो आपने वो काम छोड़ के ये फूड का काम करने का ख्याल आपको कैसे आया? मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। पहले मैंने मुल्तान से फार्मेसी की, उसके बाद जॉब की तलाश की, तो जॉब ऐसे तो मुझे नहीं मिली, तो फिर मैं MBA करने के लिए इस्लामाबाद चली गई। वहाँ पे गई हूँ और वहाँ पे जाके MBA किया और उसके बाद फिर अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश की, जॉब्स की सर्च में इधर उधर। अभी एक जॉब कर ही रही थी तो वालिद साहब की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे अपना होम टाउन बुरेवाला आना पड़ा। और वहाँ पे एक फिर मैंने आके एक मॉम किचन के नाम से एक होम किचन स्टार्ट किया, जिसका रिस्पांस अच्छा था, लेकिन कोई फाइनेंशियली वो मुझे कुछ इतना उसमें स्टेबिलिटी ना आ सकी, जिसकी वजह से लाहौर मूव करना पड़ा। यहाँ पे आके मुझे एक आइडिया जहन में है कि कोयटा की स्पेशल चाय है, पराठे हैं, जो कि कोयटा में, कराची, इस्लामाबाद, झेलम हर जगह पे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लाहौर लेके आया जाए, एक नया ट्रेंड है, माइट भी लोगों को क्लिक कर जाए।
तो फिर ये कंसेप्ट मैंने लाहौर में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे हमने फिर लोगों को वही जो स्पेशलिटी थी कोयटा की, मतलब पराठे चाय, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व कर रही हैं? हमारा पराठा और चाय है, उसके अलावा हम देसी भी दे रहे हैं, चाइनीज़ भी है, फास्ट फूड भी है, लेकिन हमारी सिग्नेचर एक रेसिपी की जो डिश है वो सिंगापुरियन राइस है जो कि हम दे रहे हैं, और पराठा और चाय हमारी स्पेशलिटी है यहाँ कोयटा की। कस्टमर की डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? चाय यहाँ पे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पराठे, सिंगापुरियन राइस और एक हमारा अफ़गानी रैप है जो कि यहाँ पे चल रहा है, अफ़गानी बर्गर जिसको आप कहते हैं। कितनी किस्म के पराठे बनाते हैं और कितनी तरह की चाय बनाते हैं? तकरीबन हमारे पास चाय की जो वैरायटी है वो 12 से 13 किस्म की चाय है, और पराठे जो हैं हमारे पास नमकीन में 6 से 7 किस्म के हैं, और मीठा पराठे जो हैं वो 10 से 12 किस्म के। पराठों में लोग कौन सा पराठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? पराठों में मलाई पराठा, पिज़्ज़ा पराठा और आलू पराठा जो है ये हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग पे जा रहा है, और चॉकलेट पराठा। लोग कौन सी चाय ज़्यादा शौक से पीते हैं? हमारी जो मोस्ट ज़्यादा डिमांड है वो है एक तो गुड़ मलाई, ठीक है, और गुड़ इलायची और चॉकलेट टिक्की। आपने चाय और पराठा के लिए स्पेशली जो शेफ़ हैं वो आपने कोयटा से बुलवाए हैं, तो इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, जो मेरा चाय पराठे का जो है सेटअप वो टोटली जो पठान है कोयटा के वो चला रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ पे ये कोयटा में जिस तरह बनते हैं वैसे ये यहाँ पे बना रहे हैं, चाय भी और पराठे भी। चाय और पराठा नाश्ते की डिश है, लेकिन आप शाम को भी चाय और पराठा जो है वो सर्व कर रही हैं, तो लोग उसी तरह शौक से चाय और पराठा खाते हैं जैसे कि नाश्ते में? बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि लोग शाम में ज़्यादा शौक से खाते हैं इनको, चाय पराठे की डिमांड, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन है लच्छा पराठा और चाय का कि लोग इसको लेट नाइट भी खा रहे होते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट को चलाना तो मर्द हजरात का काम है, लेकिन एज अ विमेन आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कि स्टार्टिंग पॉइंट में एक तो लोगों की मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी कि यहाँ पे फीमेल है, क्यों है, ऑनर है और ये हो नहीं सकता, लोगों की लेग पुलिंग के कभी कोई मतलब कुछ भी, यानी कि किसी तरीके से भी कि इनको बस इनका कैफ़े बंद कराया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन बस फिर भी मैं डटी रही। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते थे इवन कि मैं कहती थी कि बस छोड़ देती हूँ, क्विट करती हूँ, शायद मेरे बस की बात नहीं है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैंने हिम्मत कर ली है और मैंने इसको बना लिया, मैंने इसको चलाना है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग भी इसको अच्छे पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी भी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए लच्छेदार स्पेशल पराठा, चाय, पिज्ज़ा पराठा, मलाई पराठा, सिंगापुरियन राइस और क्यूटी स्पेशल कढ़ाई आ चुकी है। अब इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, यहाँ का खाना इतना ज़्यादा लजीज है कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर रहे हैं हम कुछ पाकिस्तानी खवातीन की। इससे पहले भी हमने आपकी मुलाकात करवाई और इस वक्त भी हम एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी खातून वकील जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रिसेंटली रोशन किया है। ऑस्ट्रिया में वियना ऑस्ट्रेशिया अवार्ड अपने नाम किया। वो एशिया में वाहिद खातून हैं जिन्होंने इस अवार्ड को हासिल किया है। ये अवार्ड खवातीन वकला को उनकी खिदमात और आला कारकर्दगी की बिना पर दिया जाता है। 17 ममालिक की जो नॉमिनेशंस थी उसमें 80 में से 12 खवातीन को ये अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड को 10 सितंबर को वियना में एक तकरीब हुई और उसी तकरीब के अंदर ये अवार्ड दिया गया लाहौर की निदा उस्मान चौधरी साहिबा को, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ भी है। निदा के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें कि वो खवातीन वकला के हकूक़ के लिए मुल्क भर में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं और निदा उस्मान लाहौर एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के साथ साथ वुमेन लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की बानी भी है, जो खवातीन को कानूनी तालीम और प्रैक्टिस के माबैन जो फ़र्क करने को ख़त्म करने और पेशे में खवातीन वकला की जो रसाई है और तरक्की है उसके लिए काम कर रही है। निदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निदा, पहले तो हम आपको वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली अवार्ड है क्या, इसको मिलने का क्राइटेरिया क्या होता है और आपकी सर्विसेज क्या है। थैंक यू सो मच शो में दावत देने के लिए। उसिशा अवार्ड्स जो है वो यूरोप के शहर वियना में हर साल सितंबर में मुनक्किद किए जाते हैं और इसकी नामजदगी का दावतनामा तकरीबन 10 माह पहले जो है नशर किया जाता है।
इसमें तमाम ममालिक की ख़वातीन वकला को नामज़द किया जा सकता है अप टू 3 कैटेगरीज़ में, और उनमें से इस बार उनको 80 नॉमिनेशंस मौसूल हुई 17 मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे आप लोग बोल चुके हैं। तो उनमें से फिर 12 को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए, और उन 12 में से इस बार पाकिस्तान और साउथ एशिया में से मैं भी शामिल थी। तो यकीनन जब मुझे इसमें हकदार करार दिया गया तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का ज़ाहिर लम्हा था, क्योंकि ना सिर्फ हमारे काम की रिप्रेजेंटेशन थी, रिकग्निशन थी, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान और साउथ एशिया को भी जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो ज़ाहिर है अपने मुल्क का नाम रोशन करके किसको खुशी नहीं मिलती। अगर हम ये बात करेंगे इसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया किन बेसिस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, यू आर कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन आपकी बड़ी अचीवमेंट है, तो कौन सी ऐसी बेसिस थी जिसकी बेस पे आपको ये प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला? देखिए, इसकी बड़ी एक स्पेसिफिक डोमेन है, यानी कि वो ख़वातीन वकला जो कि इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं अपने काम के ज़रिए ख़वातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए पेशे में। तो मतलब उनकी इंडिविजुअल सक्सेस और वो चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ साथ वो किस तरह से माहौल ऐसे चेंज कर रही हैं या ऐसे मौके पैदा कर रही हैं। तो उस हवाले से, क्योंकि विमेन लॉ इनिशिएटिव में हमारे 2016 में हमने शुरू किया था, तो उस हवाले से हमने जो अचीवमेंट्स की हैं वो इसके म्यार पे पूरी उतर रही थी। तो उस हवाले से फिर मतलब अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा कि आप बहुत सारी दीगर ख़वातीन को या ख़वातीन की जो तादाद है इस पेशे में बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, कितना इम्पैक्ट आया है ख़वातीन वकला की जो तादाद बढ़ने के हवाले से? ओवरऑल उनके लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट है वो आपकी फील्ड में किस तरह से क्रिएट हुआ? जब हमने शुरू किया था ना, तो सिर्फ आसमा जहांगीर साहिबा का एक नाम हमें हमारे पे थ्रो किया जाता था, वो भी ज़्यादातर नेगेटिव उसमें कि जी वैसी ना बन जाना एंड ऑल दैट, लाइक ऐसा कोई फीमेल रोल मॉडल्स नहीं थे टू एस्पायर। और हमने अपने स्कूल लाइफ में अपने साथ इतनी फीमेल कॉलीग्स को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, तो हम यही वंडर करते थे कि ये जाती कहाँ है। हालांकि आप देखें, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन इस पेशे में है नहीं, लेकिन निचली सतह पे ज़्यादा है, तो लीडरशिप पोजीशंस पे ख़वातीन नहीं थी। तो आई मीन जो एक्सपीरियंसेस हमारे रहे फिर वो आगे हमारे बाद आने वाले बच्चों के भी थे। तो लाहौर एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के ज़रिए जब हमने फिर कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की और हमारा इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट से, फिर हमारे फीमेल्स के अपने ये सारे इश्यूज जब सामने आए, तो हमने डिसाइड किया कि हम ड्राइंग रूम में ही बातें करते रह जाएंगे, तो इसके बारे में कुछ मतलब मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। तो उस हवाले से फिर हमारी डायलॉग सीरीज शुरू हुई, और अब ये है कि 300 से ज़्यादा फीमेल लॉयर्स पाकिस्तान भर में हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, और जहाँ भी उनको अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करना हो, किसी भी किस्म का सपोर्ट चाहिए हो, कराची में बैठे आप लाहौर कांटेक्ट कर सकते हैं, लाहौर बैठे आप अमेरिका तक, मतलब वो ज़ाहिर है वो एक नेटवर्क जो बन गया। और उस हवाले से हमने जो इस्लाहात पे काम किया है वो सिर्फ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की हद तक महदूद नहीं है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इसमें जो है, जैसे आप देखिए फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ मिलके जो हमारे प्रोजेक्ट है, वो अब नेशनल सतह पे हम जो है ख़वातीन को, ऊपर से जजेस की तैनाती का जो इशू अभी रहा है, उसमें हमारे प्रपोजल्स जाते रहे हैं, डिस्कस होते रहे, तो हम उसमें भी अपनी इनपुट देते रहे। अटॉर्नी जनरल को भी हमने लेटर लिखा, तो इस हवाले से हमारा ये सारा इम्पैक्ट है। और आप लोगों का रोल ज़्यादा बढ़ गया है मौजूदा जो हालात हैं इसको लेकर, और जो वाक़यात चंद पिछले कुछ दिनों में। लेकिन दूसरी जाने मेरा सवाल ये है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उमूमी तौर पे ख़वातीन की कमज़ोरियों को और लाचारियों को ही पोर्ट्रे करके इंटरनेशनली अपना एक इमेज लेके आया जाता है, लेकिन आपके इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर या इस अवार्ड को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई है पाकिस्तानी सोसाइटी की फीमेल्स की, जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड दिया गया। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और फिर इसको लेकर अभी जो आपके सामने नए लोग हैं वो कितने इंस्पायरिंग लग रहे हैं आपको आने वाले वक्त के लिए, कि वो भी आगे इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को लेके जा सकते हैं आपकी फील्ड में? बिल्कुल, ये सोची समझी एक सोच है जिसमें हम जो स्ट्रेंथ्स हैं या जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं या जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि इसके ऊपर फोकस नॉर्मली आपने जैसे कहा कम रहा है, और ये अब फीमेल लॉयर्स का नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरी जो नॉमिनेशन थी वो साउथ अफ्रीका की एक वकील ने की थी, आशा सिंघानिया साहिबा ने। उन्होंने लिंक्डइन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे काम को देखा। तो मैं वो कहना चाह रही हूँ कि अब हमारे पास ऐसे मौके और ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि जिसमें हम खुद भी अपनी जो काविशें हैं, जो अपनी सक्सेसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको डिस्प्ले करने का मौका हमें मिलता है। फिर कोविड की वजह से भी इतनी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, उससे हमारे लिए और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खुली।
तो वो ब्रिजेस बन गए, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जा रही थी बाहर भी और इधर भी, और काम भी जा रहा था। सो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम लोग अपनी ये वाली चीज़ें जो है उनको लेके चल सकें। अच्छा नहीं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आपके नेटवर्क में बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें भी हैं, उसका हिस्सा है। सो जो इंटरनेशनली जो ख़वातीन होती हैं, जो वकला होती हैं, उनको जो चैलेंजेस होते हैं और जो आपकी कम्युनिटी में, जब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें, जो चैलेंजेस हैं, आपको क्या डिफरेंस लगा और किस तरह से वहाँ पर ओवरकम किया गया उन चैलेंजेस को, अब यहाँ पर किस तरह से एफर्ट की जा सकती है? अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ आपको। विमेन इन लॉ इनिशिएटिव पाकिस्तान जो हमने शुरू किया था वो 2016 में शुरू किया था, और विमेन लॉ इनिशिएटिव वियना जिसके तहत ये अवार्ड्स मुनक्किद किए जाते हैं, ये 2018 में शुरू हुआ। तो यानी पाकिस्तान ने पहल की। अच्छा। और हमने इसको मतलब हमने इस इनिशिएटिव पे काम पहले शुरू किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो उन्होंने कंसिडर किया कि जो चीज़ यूरोप में 2018 में शुरू हुई वो हमने यहाँ 2016 से शुरू कर दी थी। तो उस हवाले से जो हमारे जितने चैलेंजेस थे वो मुश्तरका थे। और जो आप देखें, जो बल्कि आपका एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा था। बिल्कुल, जो पेट्रियार्की और जो ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन का मसला है वो वहाँ भी है और यहाँ भी है। वहाँ पे सिर्फ ये है कि उनके पास फंडिंग, रिसोर्सेज और अपनी बात कहने के प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़े हैं, हमारे छोटे थे, तो हमें वक्त ज़्यादा लग और जहाँ पे हम थोड़े कंजर्वेटिव भी ज़्यादा हैं। इन दी एंड मैं चाहता हूँ कि आप एक तो जो यंग लॉट आपको देख रही है उसको आप कुछ कहें, और दूसरा बहुत सारी जो यंग गर्ल्स होती हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू बी लॉयर। डॉक्टर बहुत लोग बनना चाहते हैं, इंजीनियर बहुत लोग बनना चाहते हैं, इसकी तरफ कम लोग आते हैं, चैलेंजिंग है ज़्यादा लगता है लोगों को। कुछ भी आप कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म को लेकर उनको, यंग जो नए आने वाले लोग हैं? नए आने वालों से तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मतलब आप देखें, जितनी ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में स्टार्टअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो यूथ में हमें नज़र आती है, मोबिलाइजेशन इनफॉर्मल नेटवर्क्स के ज़रिए, प्रेशर ग्रुप्स के ज़रिए, स्ट्रीट पावर के ज़रिए, जिस तरीके से भी यूथ अपने आप को अब कंडक्ट कर रहा है और पावर रिक्लेम कर रहा है, स्पेस रिक्लेम कर रहा है, तो मैं तो खुद उनसे बहुत मुतासिर हूँ। और मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगी कि इसको आप जारी रखें। और ज़ाहिर है हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, तो आई वुड जस्ट इनकरेज देम टू गो ऑन and to continue the hard work that they are doing. Zabardast. Thank you Snida, and we wish you very best of luck with your efforts कि आप जिस पर्पस के तहत ये काम करिए आप उसमें सक्सीड करें। थैंक यू वेरी मच। निदा उस्मान चौधरी हमारे साथ मौजूद थी और स्टीशिया अवार्ड इनको मिला है और इस हवाले से ये काम भी बहुत कर रही हैं वो ख़वातीन वकला के हवाले से। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे फिटनेस सेगमेंट का, और आज हमने हेल्थ एंड फिटनेस में देखना है कि खुशी हमें क्या एक्सरसाइज करवा रही हैं। ओवर टू यू खुशी। Thank you, Imran. I know everybody wants to learn how to do push-ups. So आज के सेगमेंट में मैं आपको बेसिकली पुशअप्स करना सिखाऊंगी जो विमेन सीखना चाह रही हैं, स्पेशली मेन सीखना चाह रहे हैं टू डू परफेक्ट पुशअप्स। तो उसकी प्रोग्रेशन आज बताऊंगी मैं आपको, इजी प्रोग्रेशंस जिससे आप एक्चुअल पुशअप्स इजीली सीख सकते हैं। So you have to go on the ground, lie down on your stomach, hands should be right next to your chest, आपने knees पे आना है and then toes and slowly down on your knees and then on your toes and then slowly down, elbows right next to your chest and then on your knees and on your toes. Second progression is like this. Make sure you try to lift your core first. ये उनके लिए जो intermediate level पे पहली वाली एक्सरसाइज बेसिकली उनके लिए थी जो बिगनर्स है। सीधा अपने टोस पे आना है एंड मेक श्योर यू आर डूइंग ओके गाइस, प्रैक्टिस दैट दिस एक्सरसाइज एट होम। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेशन है अगर आप एक्चुअल पुशअप सीखना चाह रहे हैं। ये आपके सिर्फ शोल्डर्स को नहीं, आपके ट्राइसेप्स को, चेस्ट को, बैक को स्ट्रेंथन करता है। वाइल डूइंग दीज पुशअप्स यू हैव टू मेक श्योर योर कोर इज एक्टिव एज वेल। बैक पे ज़्यादा लोड नहीं डालना, ठीक है? कोर एक्टिव होगी तो बैक सेफ रहेगी। तो ट्राई दीज एक्सरसाइजेस, प्रोग्रेशंस एट होम एंड यू विल बी एबल टू डू अमेजिंग पुशअप्स। सो गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड मेक श्योर कि मैं आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें सिखाऊं, अच्छी एक्सरसाइज सिखाऊं। सो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज बता दी। अब हम कोशिश करेंगे हम कर दें। आप बता दी, बस हमने करनी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। खैर, अब बिल्कुल एंड पे प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको मालूम है अमर शरीफ साहब का बहुत तस्करा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे बहुत बड़े स्टार हैं,
एक अरसे से, कई दिहाइयों से हमें हंसा रहे हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में हंसा रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारी बहुत दिली दुआएं हैं उमर भाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, कि अल्लाह उनको उनको सेहत दे और उनकी सेहत बेहतर हो और इंशाल्लाह वो जल्द दोबारा से स्टेज के ऊपर हमें नज़र आए और दोबारा से हमें परफॉर्म करते नज़र आए उसी तरीके से जैसे इससे पहले वो परफॉर्म करते नज़र आए हैं हमें। और हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। इस नोट पर हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।